हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स और साथ साथ में कुछ नॉलेज की भी बातें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोशिका जीवन की इकाई वाले चैप्टर में हम जब कभी भी बच्चों यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। अमूमन हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ऊर्जा को क्या करता है बच्चों, संश्लेषण करता है। और किसके रूप में करता है दोस्तों? एटीपी के रूप में करता है। तो आज हम इस इमेज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में बच्चों ये हमारे हर कोशिका के लिए कितना जरूरी है। ये तमाम बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना जब कभी भी हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है बच्चों, सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आप यहां देख पा रहे हैं, इसकी मैंने जो है बच्चों कंपैरिजन करी है इस चौक के साथ। तो जैसा कि एक चौक का आकार होता है, ठीक उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का भी आकार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रॉड शेप का भी हो सकता है, ये गोलाकार का भी हो सकता है। यानी कि अमूमन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, इस आकार में तो दिखता ही है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है और जो बच्चों साइज है वो हमेशा चेंज भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अलग अलग आकारों में भी पाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जहां पर जो हमारी जंतु कोशिकाएं हैं, यानी कि जो यूकैरियोट की सेल्स हैं, उन सब के अंदर बच्चों इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों एक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और इसका मतलब क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब कभी हम, जैसे कि मान लीजिए चौक है, चौक को यदि मैं ऐसे बीच में से काट कर खोल दूं, यानी कि यदि मैं देखना चाहूं कि इस चौक के अंदर की ओर क्या है, तो सीधी सी बात है बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमें ये संरचना देखने को मिलेगी, जहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, इसके ऊपर दो झिल्ली हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बाह्य झिल्ली जो होती है बच्चों, जो ऊपर की सबसे बाह्य आवरण होता है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं बच्चों आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम कहते हैं दोस्तों आउटर मेम्ब्रेन। जी हां, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि यह है आपकी बाह्य झिल्ली। ठीक है, अब सीधी सी बात है बच्चों, बाह्य झिल्ली है तो इसके ऊपर आपको कुछ छिद्र देखने को मिलेंगे, जो कि दूसरे पदार्थों के, यानी कि अमूमन जो पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनके एक्सचेंज के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए कुछ छिद्र होते हैं, जिसको हम पोरीन्स के नाम से जानते हैं, और जो कि हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं बाह्य झिल्ली पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और आंतरिक झिल्ली होती है, परंतु एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जो ये बाह्य झिल्ली है ये क्या होती है बच्चों? सतत होती है, यानी कि कंटिन्यूअस होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो आंतरिक झिल्ली है वो सतत नहीं होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं। यानी कि जो आपकी आंतरिक झिल्ली है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है बच्चों? घुमावदार होती है। ठीक है ना, ये आपकी है बच्चों इनर मेम्ब्रेन, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक झिल्ली। ये आपकी है बच्चों आंतरिक झिल्ली, जो कि क्या होती है बच्चों? सतत नहीं होती है और घुमावदार होती है। और उन दोनों झिल्ली के बीच में बच्चों कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहें भी होती है, जिसको हम बीच में स्पेस भी कहते हैं। अब इसमें एक और बात समझने वाली यह है, चूंकि हमारी जो बाह्य झिल्ली है वो क्या है बच्चों? उसमें आपके पास पोरीन उपस्थित है, तो वो क्या होती है बच्चों? पारगम्य होती है, यानी कि परमीबियल होती है। परंतु जो आपकी आंतरिक झिल्ली होती है वह अधिक पारगम्य नहीं होती है, यानी कि वह क्या होती है बच्चों? कम पारगम्य होती है, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि बच्चों वह क्या होता है बच्चों आपका? हिंदी में यदि मैं आपको सेम चीज कहना चाहूं तो इसको हम चयनात्मक पारगम्यता भी कह सकते हैं, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दोनों झिल्ली की संरचना है। यदि मैं झिल्ली से अब अंदर की ओर आना चाहूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर कुछ आपको फोल्डिंग्स दिख रही है, कुछ घुमावदार संरचनाएं देखने को मिलती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये एक्चुअल में है क्या बच्चों? ये है तो आपके आंतरिक झिल्ली का ही स्ट्रक्चर है, यानी कि आंतरिक झिल्ली से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फोल्डिंग्स को। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं दोस्तों क्रिस्टा। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टा, और अगर एक से अधिक
फोल्डिंग्स की हम बात करें तो इसको हम क्रिस्टे के नाम से भी जानते हैं। इन क्रिस्टे की बच्चों एक खासियत यह है बच्चों कि इनके अंदर इकाइयां देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं F0, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों F0 या F0 और F1 इकाई यानी कि यूनिट्स, है ना। इसको हम F0 F1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसकी मदद से यहां पर एटीपी का क्या होता है बच्चों, संश्लेषण होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है या उनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो वह एक्चुअल में होता कहां है, तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिसको हम क्रिस्टा भी कहते हैं, जो फोल्डिंग्स होती है जिसको हम क्रिस्टा भी कहते हैं, वहां पर कुछ F0 F1 इकाइयां होती है जिसके ऊपर आपके एटीपी का संश्लेषण होता है। तो ये तो बात थी बच्चों झिल्ली की। झिल्ली के बाद अब हम अंदर की ओर आते हैं जहां पर हम इसका मैट्रिक्स देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके मैट्रिक्स में बच्चों हमें सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है बच्चों, वृत्ताकार होता है, यानी कि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, यानी कि वृत्ताकार होता है, यानी कि इसके पास अपना खुद का डीएनए है। और बच्चों कुछ यहां पर आपको क्या मिलेंगे, आपको कुछ राइबोसोम्स भी मिलेंगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर किस प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर 70S प्रकार के राइबोसोम्स मिलेंगे। तो बच्चों यदि हम ये सारी संरचनाएं देखने की बात करते हैं कि जहां पर हमें डीएनए भी देखने को मिल रहा है, हमें राइबोसोम्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि 70S प्रकार के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हैं बच्चों, ये एक कोशिका के भीतर एक कोशिका और उपस्थित होती है। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि चूंकि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, इसके पास अपना खुद का डीएनए है, तो सीधी सी बात है बच्चों कि इसका मतलब ये अपने प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर सकता है, परंतु अपनी सारे कार्य जो है वो स्वयं नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसके लिए एक शब्द है आपकी एनसीईआरटी में जिसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, है ना। इसको हम कहते हैं अर्ध स्वायंग कोशिका, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज है, यानी कि यह आपकी कोशिका के ऊपर या फिर आपके केंद्रक के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है, यानी कि ये सेमी ऑटोनॉमस है। ये कुछ कार्य जो होता है अपना खुद का स्वयं कर सकती है, परंतु कुछ कार्यों के लिए ये आपके कोशिका के ऊपर या फिर आपके केंद्रक के ऊपर भी क्या होती है, निर्भर होती है। उसके बाद में यदि मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर इसका खुद का मैट्रिक्स है बच्चों, इसके पास अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसके पास अपने खुद के कुछ एंजाइम्स होते हैं, जहां पर बच्चों क्या होता है बच्चों, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इसमें क्या होगा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और इसीलिए ये क्या करेगा बच्चों, एटीपी का संश्लेषण करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। और बच्चों एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, हम इसे कहते हैं बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि यह कोशिका का क्या होता है बच्चों, यह कोशिका का शक्ति घर होता है। जी हां दोस्तों, तो यानी कि यदि कोशिका हम मान जाने कि एक कोशिका यदि उसको कार्य करना है, एक कोशिका में बहुत सारे कार्य होते हैं बच्चों, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लिपिड्स अलग अलग प्रकार के बनते हैं, उसमें खुद का एक उपापचय होता है, सब कुछ होता है। तो इन सबके लिए बच्चों ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा है बच्चों वो कौन करवाता है, आपको प्रोवाइड आपका माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। और इसी प्रकार से बच्चों अलग अलग कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है बच्चों वो भिन्न हो सकती है। यानी कि यदि मैं कहूं कि आपके पास एक कोशिका में एक केंद्रक मिलता है तो वह उसका काउंट फिक्स है, परंतु अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो अलग हो सकती है। उसका कारण यह है कि उसकी कार्यकी पर निर्भर करता है, किसकी, आपकी कोशिका की कार्यकी, यानी कि आपकी सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किस संख्या में उपस्थित होंगे। सपोज करो किसी कोशिका, कोई ऐसी कोशिका है जिसको बहुत अधिक कार्य करना है, उसके लिए उसको अधिक ऊर्जा की जरूरत है, तो सीधी सी बात है बच्चों उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या ज्यादा होगी। यदि कोई ऐसी सेल है जिसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसका वर्कलोड कम है, तो सीधी सी बात है बच्चों उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो टोटली माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो एक कोशिका में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर कुछ 100 माइटोकॉन्ड्रिया तक भी हो सकता है।
तो आई होप बच्चों इस तमाम वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का जो है रिवीजन करने की कोशिश करी है एंड आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस इमेज और माइंड मैपिंग के द्वारा मैं आप सभी तक लेकर आ सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, थैंक यू सो मच।